राकेश जी, अगर कानूनी नजर से हम देखें या कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक नजर से अगर हम देखें, ये पॉसिबल तो है और इसको आसानी से सरकार कर सकती है। और जो नरेंद्र मोदी सरकार का जो रवैया अभी तक है, उनको लगता है कि क्राइसिस कैसी भी हो क्रिएट करके उसको मैनेज भी कर लेते हैं। क्या होगा? ज्यादा ज्यादा एक हफ्ते तक हंगामा होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन संवैधानिक स्तर जरा हमारे दर्शकों को समझाएं कि कैसे इसको किया जा सकता है और आम आदमी पार्टी इसको रोक नहीं पाएगी। देखिए, अभी जो प्रकरण चल रहा है उसमें आम आदमी पार्टी का अपना एक लक्ष्य है और भाजपा का अपना एक लक्ष्य है। आम आदमी पार्टी का लक्ष्य समझने की जरूरत है। यहाँ अरविंद केजरीवाल ये दुनिया को बता रहे हैं कि 2024 में मोदी का चैलेंजर कौन होगा। ये चैलेंजर राउंड चल रहा है बेसिकली पूरे कंट्री में। अलग अलग चैलेंजर उभर के आ रहे हैं। कभी केसीआर आते हैं, पहले ममता भी रेस में है, नीतीश कुमार रेस में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी एक चैलेंजर डिसाइड हो रहा है। पहले होता था ना, पहले चेस टूर्नामेंट में होता था कि एक चैलेंजर का टूर्नामेंट होता था, जो चैलेंजर होता था वो एग्जिस्टिंग जो रेनिंग चैंपियन होता था उसको चैलेंज करता था। समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग नाउ। तो इस रेस में अरविंद केजरीवाल बहुत आगे बढ़े जा रहे हैं और उनकी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में छवि बन गई है और वो छवि बननी भी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनाव में 100% ऐसा संभावना है कि वो राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी होने की जो बहुत सारी शर्तें हैं उसमें एक शर्त ये भी है कि वो 4 राज्यों में रिकग्नाइज पार्टी होनी चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी पंजाब, गोवा और दिल्ली में रिकग्नाइज पार्टी है और गुजरात के चुनाव में 100% ऐसा है कि वो जो रिकग्नाइज होने के लिए उनको 6% वोट या 2-3 सीट या बगैर सीट के भी अगर 8% टोटल वोट आता है तो रिकग्नाइज हो जाएंगे। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, तमाम सर्वे और इशारा कर रहे हैं कि गुजरात में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। तो अब वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी तो लोगों की अपेक्षाएं भी राष्ट्रीय पार्टी से अलग होती हैं। पहले कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी जो भाजपा को चुनौती दे रही थी। अब आने वाले 6 महीने के बाद आम आदमी पार्टी एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी होगी जो भाजपा को चुनौती देने के लिए दिखेगी। तो ये एक रेस है कि कौन चैलेंजर होगा। तो पूरी जो स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी की वो इस बात को साबित करने की है कि वही नंबर 1 है, वही मोदी को 2024 में चुनौती दे सकती है। अब रही बात भाजपा की। भाजपा को ये दिखाना है कि दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर है वो सही मायनों में दिल्ली को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसका सबसे ताज़ा तरीन एग्जाम्पल ये है कि अभी सिंगापुर जाने के लिए मुख्यमंत्री ने परमिशन मांगी थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वो मेयर लेवल का है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार इस चीज़ को बताना चाहती है कि एक सिटी का जो गवर्नेंस है वो बेसिकली मेयर के हाथों में होता है। तो चीफ मिनिस्टर कभी भी किसी सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 2-3 बार ऐसा हो चुका है, हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल को विदेश जाने से रोका गया है क्योंकि वो सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और सिटी का रिप्रेजेंटेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी। और एक ये बात है। दूसरा, आपको याद होगा कि शीला दीक्षित के ज़माने में ये एमसीडी का विभाजन हुआ था। उसके पीछे के कारण हम सभी समझते हैं कि शीला दीक्षित ये मान रही थी कि जो एमसीडी का मेयर है वो कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर के बराबर पावरफुल हो गया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जो एमसीडी की एक्टिविटीज़ है जो कटिंग एज है, जो आम जनता को सीधे प्रभावित करती हो, चाहे वो दुकान हो या सड़क हो या बहुत सारी चीज़ें, सफाई हो। तो एमसीडी का मेयर चीफ मिनिस्टर के बराबर की हैसियत रखता था उस वक्त और दिखता था। तो शीला दीक्षित ने एक मास्टर स्ट्रोक के तहत उसको 3 भागों में बांट दिया ताकि कोई भी भाग का मेयर चीफ मिनिस्टर के बराबर नहीं बने। अब ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक ये है कि अब उस मेयर को इतना ताकतवर कर दो, तीनों को मर्ज कर दो, तीनों एमसीडी के तीनों भागों को, और उस मेयर को इतना ताकतवर कर दो कि वो अरविंद केजरीवाल से बराबर दिखे। तो इसमें भाजपा अभी तक जो भी वो कार्रवाई कर सकती थी उसमें सफल रही है। अब जाहिर है कि वो धीरे धीरे इस मेयर को ज़्यादा ताकतवर करेगी और इसको कुछ न कुछ करके इस चीफ मिनिस्टर के पूरे पद को या उनके पूरे प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगी। एक तो मेयर की तरफ से हमला है, दूसरा हमला एलजी की तरफ से है। एलजी के बारे में ये बता दूं कि पहले जो 2 एलजी थे जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, वो दोनों पुराने आईएएस ऑफिसर्स थे, नजीब जंग हो और अनिल बैजल हो। उनमें थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम की जानकारी थी, रूल ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा था, कुछ उनके प्रति कुछ उनका इज्जत थी रूल ऑफ लॉ के प्रति। और अभी जो है वो प्योरली एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, प्योरली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। सारी दुनिया जानती है कि वर्तमान में जो एलजी थे वो वहाँ पर गुजरात में एक एनजीओ बना के
जो वो तमाम एनजीओ थे जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते थे, उनको टारगेट करने के लिए उनको आगे लाया गया था। उसके बारे में हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्योरली पॉलिटिकल आदमी बना है। अब इनको वो रूल ऑफ लॉ वगैरह से लेना देना नहीं है, वो एक सेट एजेंडा के साथ आए हैं और उसको उन्होंने बहुत जल्दी ही दिखा दिया। उन्होंने कोई समय इसमें बर्बाद नहीं किया है, उन्होंने जल्दी ही दिखा दिया, हर चीज में उन्होंने इंक्वायरी शुरू करवा दी है। अब वो कहाँ तक सफल होते हैं, लेकिन उनका ये मैंडेट ऐसा ही है कि वो इंक्वायरी करवाएंगे। अब उसमें जो निकलेगा वो तो राकेश, यहाँ सवाल ये कि आपने कहा मैंडेट की बात की, वो मैंडेट क्या हो सकता है? क्या जो विनोद जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियां पैदा कर दीजिए ताकि ये लोग कहने लगे कि भाई यहाँ ये इतनी लड़ाई एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में होती रहती, लिहाजा इसको विधानसभा को खत्म कर दिया जाए और यहाँ पे एक बॉडी हो, और किसी भी नेशनल कैपिटल में इस तरीके से संकट, राजनीतिक संकट नहीं हो सकता है। आशुतोष जी, मैं इसी पॉइंट पर भी आ ही रहा था कि दो तरह से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक एमसीडी को आगे बढ़ा के और एलजी को बहुत ज्यादा पावर देके कि एलजी और एमसीडी के रहते हुए दिल्ली में किसी चीफ मिनिस्टर की या किसी असेंबली की आवश्यकता नहीं है। अब ये बात तो बिल्कुल वो बताए जा रहे हैं, लोग भी एक तरह से तंग आ जाएंगे। देखिए, लड़ाई तो हो रही है, एलजी पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, एलजी ने आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर पर इंक्वायरी करवा रहे हैं, बाकी और भी नई नई इंक्वायरी हर दिन खड़े हो रहे हैं। अभी स्कूल का मामला आ गया, पहले तो ये एक्साइज पॉलिसी चल ही रही थी, तो दो तरफा लड़ाई चल रही है। तो इसका एक इफेक्ट जाता है लोगों के मन में, अरे क्या ये लड़ाई हो रही है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तो ये एक लोगों के मन में ये बताना चाह रहे हैं कि ताकि जब वो इस तरह का निर्णय लें तो लोग भी समझे कि हाँ, हम लोग तंग आ गए थे और ऐसा निर्णय संभव है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि 370 नहीं हट सकता, हम आप लोग इस पर काफी आशुतोष बहस कर चुके हैं आप ही के चैनल पर कि हमें लगता था 370 हटाने के लिए बहुत सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, सारी बातें मैंने खुद कही है आपके चैनल पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि 2024 के चुनाव के बाद अगर भाजपा सरकार में आती है और दिल्ली के अगला चुनाव 2025 में होने वाला है, तो 2024 में अगर वो तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो उनके लिए बहुत ही आसान होगा। तब तक वो सारा माहौल वो बना चुके होंगे, एमसीडी को पावरफुल कर चुके होंगे, एमसीडी में वो चुनाव कराएं या ना कराएं, कुछ भी तरह से एमसीडी को उतना पावर दे देंगे ताकि लोगों को लगे कि यहाँ असेंबली और चीफ मिनिस्टर की आवश्यकता नहीं है। और 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद और 2025 में दिल्ली में आने वाले चुनाव के पहले ऐसी पूरी संभावना है कि दिल्ली की विधानसभा को खत्म कर दिया जाए। और मैं उसमें बिल्कुल ही इसमें आश्वस्त हूं कि ऐसा हो सकता है, मुझे कोई इसमें शंका नहीं है, कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।